हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में हम सबका स्वागत है। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में। वो नया चैप्टर आपका जो है वो आपका है रासायनिक बलगतकी। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक यूं समझ सकते हो कि बोर्ड में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो आज का टॉपिक है और इससे कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो फटाफट सब लोग आ जाइए, जल्द से जल्द आइए। तब तक के लिए सब लोग को नमस्कार। जल्दी से सबसे पहले सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार। जल्द से जल्द आइए, सब लोग को गुड इवनिंग बाबू। जल्द से जल्द आइए। तब तक मैं इसको लॉक कर दूं भाई, इसको मैं लॉक कर दूं जल्दी से, क्योंकि ये गायब हो जाएगा। अभी लिखने लगेंगे तो दिक्कत हो जाती है। अचानक से क्या होता है, ये उड़ जाता है। अचानक से क्या होता है, ये गायब हो जाता है और पता ही नहीं चलता कहाँ गया। इसलिए लॉक करना बहुत जरूरी है। ये आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपक्रिया रासायनिक बलगतकी, इसको हटाओ, ये टॉपिक नहीं। रासायनिक बलगतकी के बारे में हमें क्या है पढ़ना है, रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ना है। और किसी अपक्रिया का वेग किस तरह से निर्धारित किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे। फटाफट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखते हैं आज का सेशन क्या है। आज के सेशन में क्या होने वाला है, हमारे हिसाब से बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है भाई मेरे, बहुत कुछ होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो इतना मजेदार टॉपिक है कि पूछो मत। इतना मजेदार टॉपिक है भाई, अच्छा टॉपिक है। क्या है, अच्छा टॉपिक। आजा आजा आजा, ये तू तो मत यहाँ रहा, आगे आगे चलते हैं। चलो आज का टॉपिक जो है उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या हमारी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है? चलिए जितेंद्र बाबू आ गए हैं। हाँ, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। वो नया चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, रासायनिक बलगतकी। किसके बारे में? रासायनिक बलगतकी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को पहले हेडिंग डाल देते हैं। इस चैप्टर का नाम लिख देते हैं क्या भैया? रासायनिक बल गतिकी, है ना। बल गतिकी क्या है? ये आपका है केमिकल काइनेटिक्स। इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में क्या होने वाला है? केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर की शुरुआत हो गई है अब, और देखते हैं। चलिए, आवाज हमारी जा रही है क्लियर? सर आज क्या है, आज लाइट नहीं है, मोबाइल की बैटरी लो है। ओहो रवि बाबू, दिक्कत है। चलिए बहुत अच्छे, भूमिका जलाल आ गए, सोनी संग आ गए हैं, और शिवा आ गए हैं, स्मार्टी साहिल आ गए हैं। बहुत अच्छे, पांडे जी आ गए हैं, नमस्ते सर, खुश रहो बाबू। अमित पाल आ गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। धर्मेश पांडे आ गए हैं, बहुत अच्छे। सर ऐप पर क्यों नहीं क्लास चली? क्लास चली है, ऐप में दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो होती है। अपलोड हो जाएंगी वो क्लास में, बाद में आप देख सकते हैं उसको, इसकी चिंता मत करिए। सर सारी चीज़ें क्लियर है? चलिए सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप शुरुआत करते हैं। अगर टॉपिक हमारा है ये चैप्टर क्या? रासायनिक बलगतकी। इस चैप्टर में रासायनिक बलगतकी मतलब कहने का कि जो रासायनिक अपक्रियाएं होती है उस अपक्रिया के ऊपर सारी चीजें की गणना की है। मतलब पूरा फिजिक्स है। जैसे गति आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर फिजिक्स में, वो पूरी का पूरी तरह जैसे आपने रेखीय गति और सर्कुलर गति, है ना, वृत्तीय गति, सारी चीजें आपने पढ़ी थी। वहां गति पढ़ा था आपने, यहाँ भी समीकरण की गति हमें पढ़ना है, समीकरण का वेग पढ़ना है। वहां हम दूरी परिवर्तन करते थे, यहाँ हम सांद्रता का परिवर्तन करेंगे, बस और कुछ नहीं। यानी एक समीकरण पर हम एनालिसिस करेंगे, यह समीकरण कितने समय में इतना हो जाता है, यह समीकरण कितने समय में पूर्ण होगा, कितने समय में नहीं होगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। क्लियर? हाँ चलिए, जादू हो जाता है। चलो अब शुरुआत करते हैं हम टॉपिक। ये चैप्टर आपका था। इस चैप्टर में पहला जो समीकरण है वो समीकरण आपका है, वो पहला समीकरण है भैया रासायनिक अपक्रिया का वेग, है ना। रासायनिक अपक्रिया का वेग हिंदी में फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा था? वेग को क्या पढ़ा था? दूरी परिवर्तन की दर या विस्थापन परिवर्तन की दर क्या है भैया? उसका वेग कहलाता है। यानी कितने समय में कितना विस्थापन हो रहा है, कितनी दूरी हो रही है, वही उसका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ऐसे यहां भी है,
ऐसे यहां भी है, यहां क्या है, यहां क्या बोलेंगे हम, यहां बोलेंगे भैया, है ना, कि सांद्रता परिवर्तन की दर किसी रासायनिक अभिक्रिया की, देखो ध्यान से, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, क्या भैया, रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन की दर, क्या भाई, क्या क्या, अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता परिवर्तन परिवर्तन सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है, दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। वेग कहलाता है क्या, सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक, अब देख तो ध्यान से देखना, इसे भाई किससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई अभिक्रिया ए है, चेंज टू प्रोडक्ट, है ना, क्या, चेंज टू प्रोडक्ट, ये बन गया। इसका जो अभिक्रिया वेग होगा, है ना, वेग सांद्रता परिवर्तन की दर, क्या कहा, सांद्रता परिवर्तन की दर, यानी जो वेग हमारा है वो क्या भैया, सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता का परिवर्तन होगा, और क्या होगा, समय अंतराल होगा, समय अंतराल हो गया। इसका मतलब ये जो वेग हमारा है वो सांद्रता परिवर्तन आया, समय अंतराल आया, इसका मतलब इसे दर भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, दर कहा जाता है। सांद्रता परिवर्तन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हो सकता है डी हो जाए। यहां आप ले लो क्या, रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया का, चाहे वो उत्पाद हो सकता है चाहे वो अभिकारक हो सकता है, अपॉन समय अंतराल dt, ये आएगा आपकी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग एवं हाँ उसके शाखा के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है रसायन बलगतकी कहलाता है। ठीक, ये आपका तो बेसिक चीजें थी। हाँ चलिए, बहुत अच्छे। कल्पना बच्ची, जय हिंद, जय हिंद। रानी, जय हिंद जी सर। जियाउल हक अंसारी, जी सर। हाँ, कौन है भाई, मैं बिकाऊ हूं कह रहे हैं। चलिए ये बताइए, हाँ चलिए जल्दी से ऋषभ बाबू। हाँ, भौतिक रसायन की आपने थ्योरी लिखी, बहुत अच्छे, है ना। सर सांद्रता क्या है, स्मार्टी साहिल जी, सांद्रता का मतलब होता है कि किसी विलयन में विलेय के कितने कण विलीन है, जितने कण ज्यादा विलीन होंगे विलेय के उतने ही ज्यादा विलयन की सांद्रता होगी, बस इस गाढ़ापन है, सीधा यूं समझ जाओ। क्लियर, हाँ, dr/dt वेग, बिल्कुल आपने सही लिखा मनोज कुमार, बहुत अच्छे। ऐसे लिखते चलो, आगे चलते हैं। आगे आपका जो है वो क्या है, देखिए अब ये जो हमारा अभिक्रिया का जो वेग होता है या अभिक्रिया दर जो होती है वो कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार की होती है, यानी वेग के हिसाब से कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। वो तेज अभिक्रिया होती है, स्लो अभिक्रिया होती है और मध्यम वर्ग की अभिक्रियाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं, तो उसके बारे में देखते हैं, एक एक करके। पहला क्या, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया कितने प्रकार की, निम्न प्रकार की होती है। उसमें पहली अभिक्रिया आ गई अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में क्या भैया, मिनटों और सेकंडों का समय लगता है, क्या मिनटों और सेकंडों का समय लगता है, वो अभिक्रिया क्या, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। क्या, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, जो कुछ समय, है ना, जो कुछ समय, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, है ना, सेकंड या मिनट में, कुछ समय में पूर्ण हो जाती है, है ना, वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया क्या भैया अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, ये हुआ। बस और कुछ नहीं करना है, यानी ऐसी अभिक्रिया जो चंद समय में सेकंडों में मिनटों में पूर्ण हो जाती है, वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? हाँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ समय में हो उसे अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया, बिल्कुल अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलिए जल्दी कमेंट करिए। यस सर। खुशबू बच्ची, जी सर आ गए हैं। धीरज कहाँ हो, जियाउल अंसारी पूछ रहे हैं। चलिए अमन मिश्रा, हाँ जल्दी से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करो एक बार कि हाँ सर आ गया समझ में। पापा का हेलीकॉप्टर अभी अभी आ रहे हैं लग रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी से आप बताओ कि हाँ हमको आ गया सर समझ में। आगे चलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया हो गई। हो गया? आ गया नूरगुल? यस सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर आगे चले। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल की बात करें हम, जो निर्जलन अभिक्रिया होती है ना, निर्जलन अभिक्रिया, वो सारी की सारी क्या होती है, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने H2SO4 को मिलाया, क्या बना, सोडियम सल्फेट बना, और प्लस क्या बना, H2O। निर्जलन अभिक्रिया या निर्जलीकरण अभिक्रिया जो होती है वो सब की सब हमारी क्या, तीव्र अभिक्रिया। यहाँ 2 लगा दो, 2 2 4, यहाँ 2 लगा दो, हो गया। ये अभिक्रिया क्या है आपकी, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया है। और एग्जाम्पल अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लिख सकते हो। क्या हो गया आपका, NaCl आ गया लवण, और आपका H2O। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम क्षार में या अम्ल में किसी एक दूसरे को मिलाएंगे वैसे तुरंत अभिक्रिया होकर के लवण बन जाएगा। यानी आपको समय नहीं लगेगा, उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, भैया बन जा बन जा बन जा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा उत्पाद में। इसलिए हम बोलेंगे कि जी सर ये अभिक्रिया क्या है, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया है। क्लियर? हाँ जी सर, आज आपने चश्मा नहीं लगाया, आज ऐसे हो गया। हाँ चलिए बिल्कुल, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट हो गया है तो फिर आगे चले हम जल्दी से। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे चले, आगे चले हम, आगे चले आगे चले आगे चले, है ना। फिजिक्स की क्लास कब आएगी वो आप समझिए भाई, आएगी आप यहाँ। अच्छा सही बात है, कोई बात करने आता है, बातें मत करो, आगे चलते हैं। अगला जो आपका होगा टॉपिक वो क्या है देखते हैं। अत्यधिक मंद अभिक्रिया आ गया। क्या आ गया, अत्यधिक मंद अभिक्रिया आ गया। अत्यधिक मंद अभिक्रिया का मतलब क्या भैया, ऐसी अभिक्रियाएं जो घंटों महीनों साल लग जाते हैं, है ना, पूर्ण होने में, है ना। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में, जो पूर्ण होने में क्या भैया, एक दिन, है ना, एक दिन कामा महीना या महीनों या एक साल, है ना, या वर्षों लग जाते हैं, या वर्षों लग जाते हैं, लग जाते हैं, वह अभिक्रिया अत्यधिक मंद अभिक्रिया, अत्यधिक मंद अभिक्रिया कहलाती है। बस
और कुछ नहीं, अत्यधिक मंद अपक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अपक्रिया हो जो पूर्ण होने में भैया उसको समय लग जाए, एक दिन लग जाए, महीनों लग सकते हैं, एक साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। तो इस तरह की अगर अपक्रिया है तो उसे मंद अपक्रिया कहेंगे। कहाँ गए भाई, ये तो अपने आप क्या हो गया, चमक्की महाराज, है ना। हाँ, उसे क्या बोलेंगे हम, अत्यधिक मंद अपक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलेंगे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना। ये सारी चीजें क्या काफी समय के बाद होती हैं, काफी समय के बाद, मतलब बहुत समय लग जाता है ये पूर्ण होने में, ये अपक्रिया पूर्ण होने में बहुत समय लग जाती है। लोहे पर जंग एक दिन में तो नहीं लग जाता है ना, अगर एक दिन में लगता तो पता चलता कि अगर साइकिल गाड़ी आप बाहर खड़ी किए तो वो सब खराबे हो जाता, एक दिन में लगता, काफी समय लगता है जंग लगने में। इसलिए क्या है, ये अपक्रिया क्या है, लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी क्या होगी, अत्यधिक मंद अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। क्या समझ में आ गया आपको, जल्दी से समझ में आया, जल्दी से बताइए, फटाक से आ गया समझ में। हाँ चलिए जल्दी से बताओ, क्या चैप्टर 4 है, हाँ रासायनिक बलगतकी है, बिल्कुल चैप्टर 4 है बच्ची कल्पना जी। मनोज सर जल्दी बताइए, समझ में आया आपको, जल्दी से। सुशील बाबू बातें नहीं, नोट कैसे मिलेंगे, नोट्स आपको बनाते चलो, खुशबू बच्ची मिल जाएगा। हाँ चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है। नूरगुल का कमेंट आ गया, सर समझ गए। जियालोक अंसारी कह रहे हैं समझ गए सर। पटेल काजल बच्ची समझ गए, कृति सिंह समझ गए, अतुल समझ गए। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अगला आपका, अगला ये कहां से आ गया था यार, बीच में एक एक करके स्लाइड आते रहते हैं। मध्यम वेग वाली अपक्रिया, क्या मध्यम वेग वाली अपक्रियाएं, कौन सी मध्यम वेग वाली। मध्यम वेग का मतलब होता है ना तो वो तेज होगा ना तो वो स्लो होगा, कुछ तो समय लगेगा, है ना। क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जो क्या भैया, ना तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत स्लो हो। क्या, ऐसी अपक्रियाएं जो ना तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत, है ना, धीमी हो, मध्यम वेग वाली अपक्रिया कहलाती है। धीमी हो, मध्यम वेग वाली अपक्रिया कहलाती है, मध्यम वेग वाली अपक्रिया कहलाती है, मध्यम वेग वाली अपक्रिया कहलाती है। हो गया, ये आपका हो गया टॉपिक। बस आराम से, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा जल्दी बताओ। ये टॉपिक समझ में आया, किस लिए है यह वीडियो, किस लिए है, ओ कौन है भाई, मोनू जी। ये वीडियो किसी काम की नहीं है, आप चले जाओ आराम से, जाओ सो खाओ, पिक्चर देखो, कुछ भी करो। यहाँ जब आपको समझ में नहीं आया, आप बता रहे हो ये वीडियो किस लिए है, वाह भाई वाह। ये वीडियो किस लिए है, कौन सी वीडियो की बात करो, जो पढ़ा रहे हैं वही, वाह भाई। कैसे होनहार, कैसे महान बच्चे आ जाते हैं, कह रहे हैं सर पूरा होने में ना तो वो अधिक हो ना तो स्लो हो, सही बात है। हाँ महान बच्चे आ गए हैं। एक कौन है, मोनू बाबू कह रहे हैं सर ये वीडियो किस लिए है। वाह भाई वाह, ऐसे ऐसे, है ना जी सर, समझ में आ गया। हाँ ऐसे रिएक्शन जो ना तो काफी फास्ट हो काफी स्लो हो, वो हमारी क्या हो, मिडिल में हो, वो अपक्रिया क्या कहलाती है, मध्यम वर्ग की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में जो आएगा इसमें सब का सब जल अपघटन अपक्रियाएं आती हैं। क्या, जल अपघटन वाली अपक्रियाएं, जल अपघटन वाली अपक्रियाएं, जल अपघटन वाली अपक्रियाएं। ये अपक्रिया इसमें देखना, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, सुक्रोज को तोड़ते हो, C12H22O11, आपने क्या किया, जल को मिला दिया। ये अपक्रिया जब आप शरबत बनाते हो तो अपक्रिया तुरंत नहीं होती है,
ना काफी टाइम लगता है। आप बैठे रहते हो, देखते देखते थोड़े समय में क्या होता है, धीरे धीरे वो पूर्ण हो जाता है, धीरे धीरे वो शरबत बन जाता है। इसका मतलब वो क्रिया ना तो तेज हुई बहुत और ना तो बहुत स्लो हुई, ना तो हमको ज्यादा इंतजार करना पड़ा और ना ही हमें ये पता चला कि ये तुरंत हो गया। ये टाइम लगा, कुछ समय लगा, कुछ समय लगा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनने में। C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये बना, इसे बोलेंगे ग्लूकोज, इसे बोलेंगे फ्रक्टोज। इसमें आपका क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है जिसके कारण बोलते हैं ग्लूकोज, है ना, CHO ग्रुप। और इसमें जो होता है आपका कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है ना, कीटो ग्रुप होता है जिसकी वजह से इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। इस बात को ध्यान में रखना। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, सभी जल अपघटन वाली अपक्रियाएं, मनोज बाबू एकदम सही आपने कहा, सभी जल अपघटन वाली अपक्रियाएं, जितनी भी जल अपघटन वाली अपक्रियाएं होंगी वो सब की सब आपकी क्या है भैया, वो आपकी सब की सब किसमें आएगी, मध्यम वर्ग वाली अपक्रियाओं में आएंगे। क्लियर, चलिए यस सर क्लियर है। आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला आपका अब आ गया यहां से अपक्रिया का वेग जो है लिखने के लिए वो आ गया, यानी अपक्रिया का वेग जो मैं पहले स्लाइड में बताया वही चीज अब आ गया यहां से, कैसे कैसे लिखना है अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का वेग का समीकरण परिभाषा के अनुसार इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन जो होती है की दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं। क्या, इकाई समय में उत्पाद हो या सांद्रता या अभिकारक हो, उसकी सांद्रता परिवर्तन की दर जो होगी वो अपक्रिया का क्या होगा, वेग होगा, बस और कुछ नहीं। यानी कि अपक्रिया की दर बराबर क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे अपक्रिया में लगा समय, और कुछ नहीं। यहां उत्पाद भी आ सकता है, अभिकारक भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम मान लेते हैं A चेंज टू B बन रहा है, A चेंज टू B बन रहा है, तो ये अपक्रिया अगर अभिकारक के प्रति देखा जाए, अभिकारक के प्रति अपक्रिया दर, अभिकारक के प्रति, अभिकारक के प्रति अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर क्या होगा, अभिकारक A की सांद्रता परिवर्तन, ये सांद्रता को ऐसे लिखा जाता है सक्रिय द्रव्यमान, और बटे क्या होगा, समय अंतराल। ये ध्यान देना इस बात को, जब ज्यादा परिवर्तन होगा तो डेल्टा लगाएंगे और जब कम परिवर्तन होगा तो डेल लगाएंगे, मतलब डी लगा देंगे। ये आ गया अभिकारक। उत्पाद के प्रति अगर बात की जाए, उत्पाद के प्रति बात की जाए, उत्पाद के प्रति अभिक्रिया दर अगर बात की जाए तो डेल्टा, सांद्रता परिवर्तन क्या हो जाएगा बी, और समय अंतराल टी हो जाएगा। मतलब ये उत्पाद के प्रति हो जाएगा, क्या होगा, ये उत्पाद के प्रति हो जाएगा। बस अब इसमें प्लस माइनस लगते हैं, इसमें प्लस माइनस लगते हैं, वो क्यों लगते हैं उसको हम बताते हैं। चलो आगे आओ, कितनी बातें समझ में आई, जल्दी बताओ, इतनी बातें समझ में आई क्या आपको, है क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, जल्दी बताना, जल्दी बताओ, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई। हाँ चलिए चलिए चलिए, सही है, चलिए समझ में आ गया। सर स्क्रीन शॉट लेने दिया करो, अच्छा स्क्रीन शॉट ले लो भाई, चलो चलो स्क्रीन शॉट लो, मैं रुका हूं, अभी रुका हूं भाई। क्लियर है, ध्यान से सुनना इस बात को। अभिकारक के प्रति करेंगे तो उसकी सांद्रता परिवर्तन, उत्पाद के प्रति देखेंगे तो उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन, क्योंकि उत्पाद क्या है, बी है, अभिकारक क्या है, ए है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं इस समीकरण में प्लस माइनस आते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ध्यान से सुनना, यहां माइनस लगाया जाता है, यहां प्लस लगाया जाता है, लेकिन क्यों लगाया जाता है उसकी सारी बातें हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहां आ जाओ, जो स्टोइकियोमेट्री है इसमें क्या बताएगा आपका समीकरण लिखने का नियम, समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। ध्यान से सुनना, समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करें, पहले ए प्लस बी चेंज टू सी प्लस डी बन रहा है, इसके लिए अभिक्रिया जो समीकरण होगा, अभिक्रिया दर समीकरण जो होता है वो एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होने, यानी कि अभिक्रिया दरें जो होती हैं, अभिकारक या अभिक्रिया की अभिक्रिया दर जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। इस बात को नोट करना, आप यहां पहले लिख लो, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्या लिख दिया भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना,
रासायनिक अपक्रिया की दर एक दूसरे के, ऐसे लिखो, रासायनिक अपक्रिया की दर उत्पाद और अभिकारक एक के प्रति एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के दूसरे के बराबर होती है। क्या होती है? दूसरे के बराबर होती है। अगर बराबर होती है तो इसके लिखने का तरीका कैसे होता है? ये होता है सांद्रता परिवर्तन A, है ना, होल बाय समय अंतराल डेल्टा टी, समय अंतराल डेल्टा टी इज इक्वल टू सांद्रता परिवर्तन B बटे समय अंतराल डेल्टा टी इज इक्वल टू सांद्रता परिवर्तन C बटे समय अंतराल क्या हो जाएगा भैया? डेल्टा टी हो जाएगा, बराबर सांद्रता परिवर्तन डेल्टा डी और बटे समय अंतराल टी। ये हो गया, एक दूसरे के बराबर कर दिया। अब यहां प्लस माइनस लगता है। प्लस माइनस इसलिए लगता है कि देखना, अगर हमारा अपक्रिया चल रहा है, ध्यान से सुनना, अपक्रिया चल रहा है तो इसकी सांद्रता धीरे धीरे समय के साथ बदलेगी ना, धीरे धीरे इसकी सांद्रता घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। जैसे मान लेते हैं इधर 10 था शुरू में, यहाँ क्या था? 0 था, लेकिन टी समय बाद ये कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये भी हो सकता है 5 बचेगा, तो इधर कुछ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने मिलाया तुरंत तो कुछ बना नहीं था, पूरी सांद्रता थी एक ही, लेकिन जब कुछ समय के बाद देखा हमने तो उसकी सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। तो जब घटेगी तो आप यहाँ क्या लिखोगे? A2 माइनस A1 करोगे, तो A2 मतलब कुछ समय के बाद की सांद्रता, कुछ समय की बाद की सांद्रता क्या होगी? छोटी होगी, और A1 क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा तो क्या होगा? छोटे वाले में से बड़ा वाला घटेगा तो ज्यादा वाले चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? हम माइनस लगाएंगे। ये भी अब क्या आएगा? तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ये क्या उत्पाद है? तो यहाँ प्लस आएगा। उसके बाद यहाँ क्या उत्पाद है? प्लस आएगा। बस, और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये क्या है? अभिकारक में क्या आएगा भैया? आपका प्लस आएगा। अभिकारक में आपका क्या आएगा? यानी प्रोडक्ट में आपका आएगा प्लस, और रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक में क्या आएगा? आपका माइनस। यानी उत्पाद में आपका आएगा प्लस चिन्ह। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ रही है। यानी जो A2 होगा इसके लिए, C2 होगा, वो ज्यादा होगा C1 से, होगा ना, क्योंकि शुरुआत में इसकी 0 थी, ये बाद में ज्यादा हुआ, तो बाद वाला ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाला कम वाले में से घटा दो, यानी कम वाले को घटा दो, आराम से प्लस में आएगा। लेकिन इधर की बात करेगा तो इधर शुरुआत में ज्यादा, बाद में कम हो रहा है, इसलिए ये माइनस में आएगा। यानी ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है, उत्पाद की सांद्रता भी समय के साथ घट रही है, मतलब इसकी भी सांद्रता समय के साथ घट रही है, इसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बस ध्यान से सुनना, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो ठीक है, जल्दी बताए। सुमित बाबू अभी अभी आयो, क्या लग रहा है? हाँ अमन बाबू, हम रिपीट करेंगे, हम रिपीट कर देंगे, चिंता मत करो। चलिए, क्लियर है? कुछ बच्चों का क्लियर है? हाँ, एक बार और ध्यान से सुनो, एक बार और। क्या कहा गया? एक हमारा उत्पाद अभिकारक है, A है, B है, दोनों को हमने मिलाया, ये बना C प्लस D, है ना। ध्यान से सुना, रुक जाओ। अच्छा, इसको हम और अच्छे से लिख दें, और अच्छे से लिख देते हैं, और अच्छे से लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, क्या A प्लस B चेंज टू C प्लस D हो गया? लिख दिया हमने। लिखने के बाद यहां से क्या हो जाएगा? T0 टाइम पे इसकी फुल सांद्रता थी, सपोज दैट क्या थी? 10 मोलर, इसकी भी थी 10 मोलर, इधर क्या था? 0, यानी ये क्या है? ये पहली कंडीशन। T टाइम पे क्या होता है? इसकी सांद्रता 5 बचती है, इसकी 5 बचती है, इसका क्या है? 5-5 बन जाता है। हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अंतर करूंगा, क्या T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 ये T2 पे सांद्रता कम है और T1 पे ज्यादा है, यानी पहली कंडीशन क्या है इसकी? अगर यहाँ A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 मतलब T2 वाला टाइम पे ये सांद्रता, A1 का मतलब ये वाला सांद्रता, तो ये माइनस में ज्यादा होगा और ये प्लस, मतलब 5 माइनस 10 लिखेंगे ऐसे करके। तो बताओ, माइनस ज्यादा है ना, तो घटेगा तो माइनस में 5 आएगा कि नहीं आएगा?
यानी इसकी सांद्रता हर हाल में निकल करके आएगी माइनस में। क्यों? क्योंकि t समय के बाद इसकी सांद्रता घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि इसको जब मिलाया हमने तो शुरुआत में बहुत ज्यादा, इधर कुछ नहीं बना था, लेकिन कुछ समय के बाद ये सांद्रता क्या होगा, उत्पाद में बदलता जाए, मतलब ये अभिकारक उत्पाद में बदलेगा। तो उत्पाद में बदलेगा तो इसकी सांद्रता में कमी होगी धीरे धीरे। हाँ सर, कमी होगी, बिल्कुल कमी होगी। इसलिए क्या आएगा, अभिकारक में जब भी आप लिखोगे तो अभिकारक में आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, और उत्पाद जब भी लिखोगे तो प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि T2 टाइम वाला ये ज्यादा है, T1 टाइम वाला क्या है, ये कम है। बिल्कुल। चलिए अगला समीकरण, यहां से एक समीकरण और आएगा, एक समीकरण और आएगा। देखो, सपोज दैट अगर इसी समीकरण के आगे कोफिशिएंट आ जाए, अगर आगे कोफिशिएंट आ जाए, अगर आगे कोफिशिएंट आ जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर कोई नंबर आ जाए तो कोई नंबर आता है तो वह नंबर जो होता है अभिकारक की जो सांद्रता परिवर्तन की जो दर होती है उसी में वो नंबर से भाग हो जाता है। क्या होता है, यानी अभिक्रिया दर में उसी नंबर से क्या होता है, उसकी प्रति भाग हो जाता है। अगर ए के सामने कोई नंबर आ रहा है, अभिकारक ए के सामने, तो उसकी अभिकारक ए के प्रति जो अभिक्रिया दर है इसमें भाग हो जाएगा। बी के सामने है तो बी वाले में भाग हो जाएगा, सी के सामने तो सी वाले में भाग हो जाएगा, डी के सामने है तो डी वाले में भाग हो जाएगा। बस, और कुछ नहीं। आया समझ में? इतना आ गया? चलिए आगे चले। ओहो, रिएक्शन से आ जाओ भाई, रिएक्शन से बताते हैं, पहले इसको लिखो। रिएक्शन से लिखते हैं अपक्रिया दरें, अपक्रिया दर। अपक्रिया दर जो होगी इसके लिए देखो ध्यान से, पहले तो माइनस लगाओ, इसके आगे 1/a लिखो, और फिर क्या होगा, डी सांद्रता परिवर्तन डेल्टा ए अपॉन समय अंतराल t हो गया, इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस फिर लगाओ क्योंकि अभिकारक b है, इसके बटे b लिखो, सांद्रता परिवर्तन क्या हो जाएगा b, और होल बाई क्या हो जाएगा भैया, समय अंतराल डेल्टा t, इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या आएगा प्लस 1/c सांद्रता परिवर्तन t अपॉन समय अंतराल डेल्टा t, इजिकल टू प्लस में 1/d सांद्रता परिवर्तन d अपॉन समय अंतराल डेल्टा t। ये आ गया आपका, जब कोफिशिएंट आगे आएगा तब। एक चीज और यहां से लिख लो, एक चीज और लिखना है, जब हमें सांद्रता अति सूक्ष्म परिवर्तित हो, है ना, यहां से लिखेंगे जब सांद्रता, है ना, अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, अति सूक्ष्म समय में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, अति सूक्ष्म समय में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, समय में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, अगर कम समय में कम परिवर्तन हो रहा है तो भैया परिवर्तन हो तब कुछ करना नहीं है, यही डेल्टा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, माइनस में डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस में डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, इक्वल टू प्लस में डी डी अपॉन डी टी हो जाएगा। बस, और कुछ नहीं करना है, आपको ये समीकरण भी लिख लेना है, जब ज्यादा परिवर्तन होगा तब, और जब कम परिवर्तन होगा तब आपको ये समीकरण लिखना है। इसमें जरा सा सोचने और समझने की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो गया? बिल्कुल सर, सही है। चलिए, हाँ, एक एग्जाम्पल इसी के ऊपर लेंगे, हम इसी के ऊपर लेंगे, चिंता मत करो तुम, एक एग्जाम्पल इसी के ऊपर लेंगे। पहले इसको लिख लें, यहां भी क्या, यदि अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, यदि अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, यदि अति सूक्ष्म परिवर्तन हो तब क्या हो जाएगा, माइनस में 1/a डी ए, है ना, अपॉन डी टी लिख देंगे, इक्वल टू माइनस में 1/b डी बी अपॉन डी टी लिख देंगे, इक्वल टू प्लस में 1/c डी सी अपॉन डी टी लिख देंगे। ध्यान से सुनना है, एक प्लस में 1/d डी डी अपॉन, ए भाई तू कहां आ गया, डी डी अपॉन डी टी लिख देंगे। बस ऐसे लिख लो। ये आपका हो गया क्या, ये सांद्रता परिवर्तन कोफिशिएंट के साथ, और ये अभिक्रिया दर बिना कोफिशिएंट के साथ। अब इसी के आधार पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो ध्यान से। सारी चीजें समझ में आ गई ना आपको? अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चले, आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं अगर नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है
तो क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। पहले आप इसे संतुष्ट करो। संतुष्ट करने के साथ कितना, 2 यहां लिख दो, 2 लिख दो, यहां 3 लिख दो, हो गया। यानी कि इसमें अभिक्रिया दरें एक दूसरे के समान होंगी। क्या लिखेंगे, एक दूसरे की अभिक्रिया दरों को निरूपित कीजिए। एक दूसरे के अभिक्रिया दरों को निरूपित कीजिए, है ना, निरूपित कीजिए, हो गया। यानी अभिक्रिया दरों को निरूपित करना है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभिक्रिया दरों को क्या करना है, हमें निरूपित करना है। अब आ जाओ, कैसे, जो हम जानते हैं उसी के आधार पे बताएंगे। आप इसकी सांद्रता परिवर्तन क्या भैया, dN2 मतलब अपॉन dt, इसके आगे माइनस लगाएंगे, इसके आगे 1/1 लिख सकते हो आप, 1/1 क्योंकि एक ही आया हुआ है ना। उसके बाद बराबर, इसके आगे क्या, पहले माइनस लगाओ, 1/3 लिखो, ये जो कोफिशिएंट है, नंबर है, बटे करो सांद्रता परिवर्तन क्या, H2 हाइड्रोजन का, बटे समय अंतराल t, हो गया, बराबर। इसके आगे क्या लगाएंगे हम, प्लस, क्योंकि ये उत्पाद है, इसके बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या 2 है। सांद्रता परिवर्तन अमोनिया का, है ना, अपॉन समय अंतराल t, बस यही आपका आंसर हो गया भाई, यही आपका आंसर हो गया। सवाल बन गया, खत्म। जल्दी बताओ, आप सवाल समझ में आया कि नहीं आया, अब तो आ गया होगा। हाँ, कोई बात नहीं, पापा का हेलीकॉप्टर भूले नहीं है बाबू, बस सवाल बताने में बजे हुए हैं, आप लोगों को समझाने में व्यस्त हुए हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहे आज। जल्दी से बस और बस, केवल और केवल आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या ये टॉपिक समझ में आया, फटाक से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। हाँ सर आ गया, बिल्कुल। अच्छा, नेटवर्क स्लो है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आ गया सर, आ गया समझ में। सर एवरेज वेलोसिटी और क्या है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंट हो, आप इन छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं भाई, है ना। तीसरा प्रक्रिया है, बस सूक्ष्म अपक्रिया है ना। एवरेज में काफी ज्यादा अंतर होता है, और आपकी जो इंस्टैंटेनियस है मतलब तत्कालिक समीकरण, है ना, तत्कालिक में आपका डी आएगा, मतलब जो कम समय में कम होता है, मतलब जिसमें डेल्टा टी टेंस टू 0, लगभग टी 0 अर्थात dt आ जाता है, dt टेंस टू 0, यहां ले जाता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है, बस और कुछ नहीं। चलिए ये वाला एक बार और बता देते हैं। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूं। ये समीकरण दिया था, अभिक्रिया दिया था, अभिक्रिया देने के बाद ये एग्जाम्पल था, सपोज दैट एग्जाम्पल था, कहा था कि ये अभिक्रिया के लिए एक दूसरे के अभिक्रिया दरों को निरूपित करिए, अभिक्रिया दर को लिखना था। हम जानते हैं कि ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक, ये उत्पाद है, इसकी सांद्रता परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, इसकी सांद्रता परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, इसकी सांद्रता परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। लेकिन अगला हमने बताया था जो ये दूसरा वाला, जब हमने कहा था कि आगे कोफिशिएंट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। आगे कोफिशिएंट इसके था 1/1, इसके आगे 3 तो 1/3, इसके आगे 2 तो 1/2 हो गया, 1/2 आ गया। हमने क्या किया, उसी कोफिशिएंट को डिवाइड किया। अब यहाँ प्लस माइनस जो लगा है वो प्लस माइनस ये बताता है कि माइनस ये है तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है, माइनस ये भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी अभिकारक है। यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि ये उत्पाद है। क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा, आ गया। अगर आ गया तो फिर आगे चले, आ गया तो फिर आगे चले। देखो अभिक्रिया की दर के मात्रक की बात करा, बताओ मात्रक नहीं निकाल पाओगे यार, हैं? बताओ मात्रक नहीं निकाल पाओगे आप लोग। देखो मात्रक कैसे निकलेगा, अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर के मात्रक बराबर क्या होगा, सांद्रता, है ना, सांद्रता का मात्रक, यही तो होता है। जैसे क्या लिखते हो आप, सांद्रता परिवर्तन लिखते हो ना, तो ऊपर सांद्रता ही तो आएगा घटाने के बाद, इसके अंदर सांद्रता का मात्रक और बटे समय का मात्रक, क्या हो गया। जब इसके लिए लिखेंगे तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और नीचे समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब अगर बात की जाए, मोल हमारा जो है ऊपर है, नीचे क्या है,
लीटर है और क्या है सेकंड है। इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे जब हम, तो क्या आएगा, अभिक्रिया का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये आपका आता है अभिक्रिया का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया दर का मात्रक। यहां बीच में दर लिखेंगे। अभिक्रिया दर का मात्रक। बताओ आप, समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी से। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो नूरगुल बाबू, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ बकवास करने जो आ रहे हैं उनको करने दो। आप जल्दी से बताइए, तब तक पानी पी लें, गला सूख गया, देख लो आवाज नहीं निकल रही है। क्लियर है? यस सर, आ गया सर, बिल्कुल। ध्यानपूर्वक सुनना बाबू, सब आएगा। यस सर, आ गया सर। अभिषेक जी, आपको कोई समझा रहा है तो कह रहे हो यस करो, गुल कर देंगे। वाह, ये आपके कैरेक्टर बता रहे हैं, बहुत अच्छे है ना। चलिए बहुत अच्छे, सब लोग को आ गया है, सब लोगों ने कमेंट कर दिया सर आ गया है। आप देखते हैं क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ अरे करने दो, बात करने आते हैं, बात करने दो, गधों की संख्या कम नहीं होगी। ये देखो यहां से आगे क्या होगा। अब देखो जब सवाल आ गया, अब तो आपने बता दिया, अब सवाल आपका आ गया। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया उदाहरण क्या लिखा है, क्या लिखा है, तात्विक तात्क्षणिक लिखना है। तात्विक अभिक्रिया यानी 2a + b चेंज टू 3a के लिए समय t पर c के प्रकट होने की दर, मतलब c बनने की जो दर है वो ये है। आगे क्या है, उसके बाद कह रहा है इसी समय पर अभिक्रिया की दर और a के विलुप्त होने की दर की गणना कीजिए। अभिक्रिया की दर, सबसे पहले आप उस समीकरण को लिख लो, 2a + b, ध्यान से देखना, 3c, ये हो गया। यहां एक चीज दिया है, क्या दिया है? दिया है dc, मतलब कि सांद्रता c के प्रति, यानी c बनने की जो दर है dc/dt जो है वो 1.3 गुणे 10 के पावर 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है ना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। आपको अभिक्रिया दर पूछा है, अभिक्रिया दर पूछा है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। और क्या, ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर मतलब क्या, ए के विलुप्त होने की दर मतलब ए के प्रति अभिक्रिया दर पूछा है, ए के विलुप्त होने की दर। अब देखो सबसे पहले ध्यान देना, आपने जाना है, आपने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया दर होती है एक दूसरे के बराबर होती है ना। तो जब अभिक्रिया दर एक दूसरे के बराबर होती है तो इसमें आपको समझने में क्या देरी है। देखो आप क्या करिए, यहां से लिखो, हम जानते हैं कि अभिक्रिया दरें एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर बराबर होती हैं तो फिर आगे क्या होगा, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे। ध्यान से देखना, इसके प्रति अभिक्रिया दर लिखेंगे तो dA/dt, लेकिन क्या होगा, माइनस में 1/2, क्यों, क्योंकि ये विलुप्त हो रहा है, ये विलुप्त होने की दर, इसका 2, ये भी माइनस में dB/dt इजिकल टू माइनस में क्या हो जाएगा भैया,
माइनस में नहीं प्लस में, आपकी बार 1/3 dc अपॉन dt। ये हो गया अब क्रिया की दरें एक दूसरे के बराबर। अब हमें अब क्रिया की दर निकालना है, तो अब क्रिया की दर जब एक पता है सबके बराबर है, इसमें किसी की वैल्यू अगर दी है तो वो अब क्रिया की दर को डिफाइन कर सकता है। यानी dA अपॉन dt दे दिया, dc अपॉन dt दिया है, यहां अगर हम वैल्यू रख दें तो अब क्रिया दर आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगी, अब क्रिया दर बराबर, ध्यान से देखो, अब क्रिया दर जब सबके बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना, अब क्रिया की दर बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस में 1/3 dc अपॉन dt लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो 1/3 लिखो, और अब क्रिया दर dc के प्रति दे दिया है 1.3 गुणे 10 के पावर माइनस में 4 दिया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। हो गया, यहां से आप डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 0.4 है ना, 0.43 इंटू 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। ये हो गया। यानी अब क्रिया दर इतना, अगर इसका दशमलव इधर ले जाएंगे 4.3 गुणे 10 के पावर 1 घात माइनस में बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा मोल प्रति इनवर्स लीटर, मतलब मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आपका आ गया अब क्रिया का वेग। ये आपका आ गया क्या, अब क्रिया का वेग। ये अब क्रिया की दर आ गई। बताओ इतना आसान, ये अब क्रिया की दर आ गई। अब अगर अब क्रिया की दर आपकी आ गई है तो आप यहां से किसी एक का किसी का निकाल, अगर ये दिया है तो इसका मान नहीं निकाल सकते हो, अगर ये दिया है तो इसका मान नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो dA अपॉन dt की वैल्यू पूछा है तो फटाक से बता दो कितना आएगा। इसका मान दिया है, इसका मान निकालना है। हमने अब क्रिया दर तो निकाल दिया, अब क्रिया दर सबके बराबर था, किसी एक की वैल्यू उठा के कर दिया, जिसका दिया था उसी के बराबर कर दिया। हो गया। चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, अभी अभी आए हो क्या, कोई बात नहीं। क्या है क्या है क्या है सर, गुड इवनिंग तो बोल दीजिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नाराज किसी से नहीं है, सब लोग अच्छे बच्चे हैं, नाराज किसी से नहीं है ना, नाराज नहीं है। आ जाओ, क्या है, सब इक्वल होगा सर, हाँ बिल्कुल सब इक्वल होगा। अभी हमने पीछे लिखा था, तो जो समीकरण हम बता रहे हैं वही लिखने का तरीका, आप इसको लिखिए पहले और उसके बाद बराबर कर दीजिए। तो जिसकी वैल्यू दी है उसी के हिसाब से आप किसी का भी निकाल सकते हो। अब हम क्या किए, हमने अब क्रिया दर सबकी बराबर थी तो अब क्रिया दर पूछा था, अब क्रिया दर जिसका दिया था उसका मान मैंने रखा, सॉल्व किया, अब क्रिया दर आ गया। अब आपको क्या पूछा है, ए पूछा है, dA अपॉन dt पूछा है, मतलब क्या, ए के विलुप्त होने की दर। तो बी के विलुप्त होने की दर ए के क्या है, dA अपॉन dt है। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हम ऐसे करेंगे -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो अभी अभी आपने अब क्रिया दर लिखा, या फिर इसी को बराबर कर दो 1/3 dC अपॉन dt लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे देखो dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा, 2 इसका तिरछा गुणा हो जाएगा 2/3 और इसकी dC की वैल्यू रख दो 1.3 गुणे 10 के पावर माइनस में 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो माइनस में जो वैल्यू आएगी वही बताता है कि इसके बी के विलुप्त होने की दर आपकी आंसर होगी। तो बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, 3 दिन हो गए, अभी तो कल हमने पढ़ाया था रश्मि बच्ची, हैं। चलिए चलिए, कोई मैसेज, अरे गधों से मैसेज करने से मना मत करो, मना करोगे तो वो और करेंगे, उनका जवाब देना बंद कर दो, मैसेज नहीं करेंगे। चलिए, आज नींद आ रही है, नींद नहीं आना चाहिए जितेंद्र बाबू, आपको नींद नहीं आना चाहिए, नींद की कुर्बानी देना जरूरी है ना। चलिए हम आ गए हैं, चलो डेली हम आते हैं। मनोज कुमार सर आया नहीं, समझ में आया सर, बिल्कुल मैं फिर से बताता हूं। देखो आपका सवाल कहा था कि तात्क्षणिक अपक्रिया, ये लिखा था तात्क्षणिक अपक्रिया, तात्क्षणिक अपक्रिया है। तात्क्षणिक अपक्रिया 2a + b = 3c के लिए समय t पर c के प्रकट होने की दर, मतलब c बनने की दर जो है वो इतना है, dC अपॉन dt इतना है, दे दिया है।
आगे फिर क्या रहा, इसी समय पर अपक्रिया की दर, मतलब पूरी अपक्रिया की दर बतानी है और ए के विलुप्त होने की दर बतानी है। तो अपक्रिया की दर क्या है, किसी एक, हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, लिखने के बाद dc/dt दिया है, लिख दिए। अपक्रिया की दर निकालना है, विलुप्त होने की दर निकालना है। अपक्रिया की दर जो इसके हिसाब से जो समीकरण आता है वो हम जानते हैं, एक दूसरे की दरें क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं, बराबर होती है तो लिख दो। हमने क्या किया, लिख दिया, इसका कोफिशिएंट इसके बटे कर दिया, इसका कोफिशिएंट 1 था कुछ नहीं दिखा, इसका कोफिशिएंट 3 था 1/3 कर दिया। इसके आगे माइनस मतलब विलुप्त हो रहा है, इसके आगे भी माइनस, माइनस विलुप्त हो रहा है, इसके आगे प्लस, ये बन रहा है, बन रहा। अपक्रिया की दर निकालना है, अपक्रिया की दर सब एक दूसरे के बराबर हैं तो किसी एक को उठा लो, अपक्रिया की दर है, यानी अपक्रिया की दर बराबर चाहे इसको लिखो, चाहे इसको लिखो, चाहे इसको लिखो। तो ये मान दिया था मैंने, इसको लिख लिया 1/3 dc/dt। dc/dt की वैल्यू जो है वो आपकी दी हुई है, दी हुई है। अगर दी हुई है तो हम क्या करेंगे, 1/3 इसका मान रख दिया, सॉल्व किया, आ गया इतना, इसका दशमलव जब इधर जाएगा 10 की घात माइनस में बढ़ जाती है, 4.3 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, क्या आ गया, यानी अपक्रिया की दर आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, ए के विलुप्त होने की, मतलब dA/dt निकालना है। तो ये जब बराबर है एक दूसरे के तो हम इसके बराबर इसको कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये इधर कर दो, dA/dt बचाना, dA/dt बचाओ, ये 2 इधर गया, 2/3 हो गया, इसकी वैल्यू हमने रखा, सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर होगा। अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल जल्दी बताओ। राधे राधे अभिषेक जी, कहाँ थे अभी, आधे आधे की राधे राधे, जल्दी बताइए क्या आपको समझ में आ गया, जल्दी से। बस जल्दी से पीछे वीडियो देखिए, तुरंत आएगा समझ में, जल्दी से। यस सर, क्लियर है सर, चलिए बहुत अच्छे, समझ में आना चाहिए, है ना, चलिए समझ में आना चाहिए। आगे अगला आपका शायद एक सवाल और है, ये देखो सवाल कुछ ऐसा है जो जिंदगी बदल दे आपकी, है ना। क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा है, प्रयोग में अमोनिया, देखो कंप्यूटर महोदय को अमोनिया लिखे हैं, वाह भाई वाह, कितने तेज होनहार बच्चे हैं हमारे यहाँ इस हिंदुस्तान में। अमोनिया तथा ऑक्सीजन उच्च ताप पर अपक्रिया करते हैं, मतलब अमोनिया है, ऑक्सीजन है, उच्च ताप पर अपक्रिया कर लिया, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, NO, और जल बना दिया भैया, जलवाष्प बनाया। यदि NO के बनने की दर, मतलब कहने का dNO/dt दे दिया है, तो गणना कीजिए अमोनिया के विलुप्त होने की दर, जल के बनने की दर। हो सकता है, हाँ हो सकता है। चलो पहले दिया है, जो दिया है वो लिख लो, दिया है, सवाल आपको लगाना है, देखो dNO/dt इजिकल टू, ये कितना लिखा है, ये 3.6 लिखा था, कंप्यूटर महोदय यहां गड़बड़ किए हैं, 3.6 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो गया। इतना लिखने के बाद आपको पूछा क्या है, अमोनिया के लुप्त होने की दर, मतलब अमोनिया के खत्म होने की दर बताना है। एक दिया है तो सबसे पहले आप पूरे समीकरण का दर लिख लो, एक दूसरे के बराबर होता है, पूरे समीकरण की दर लिख लो भैया। पूरे समीकरण की दर लिखने के लिए आपको हम जानते हैं, जानते होंगे आप, बहुत बार अभी अभी लिखते आए हैं, 1/3, इसके आगे कोफिशिएंट 1/4, माइनस में डी अमोनिया, मतलब अमोनिया परिवर्तन सांद्रता अपॉन dt इजिकल टू, माइनस में इसकी बात करें अगर तो 1/5 सांद्रता परिवर्तन ऑक्सीजन का समय अंतराल dt इजिकल टू, इसकी बात करें अगर तो प्लस में 1/4 सांद्रता परिवर्तन नाइट्रिक ऑक्साइड और बटे समय अंतराल dt इजिकल टू, प्लस में जल की बात करें तो 1/6 सांद्रता परिवर्तन H2O और dt। ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जब सब एक दूसरे के बराबर है तो हम इसमें से किसी एक को, जिसका मान निकालना उसको उठा सकते कि नहीं, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, चाहे इसका निकालना, सॉरी इसका मान नहीं दिया यार, इसका दिया है, मैं दूसरा लिख दिया, ए इसका मान दिया है, NO का इसका मान दे दिया है। अब चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, कुछ भी पूछे मैं निकाल सकता हूं। अगर ये आपसे पूछा है तो इसको और इसको बराबर कर दो, किसको, इसको और उसको बराबर कर दो। बराबर करोगे तो पहले केस में क्या आ जाएगा, माइनस में 1/4 क्या आएगा,
डी अमोनिया मतलब अमोनिया सांद्रता परिवर्तन बटे dt इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 1/4 सांद्रता परिवर्तन NO अपॉन dt हो गया। इसकी वैल्यू दी है तो जब दी हुई है तो रख दो, 4 तो कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल कर दो, ये माइनस में ऐसे रहने दो, माइनस में अगर है कोई बात नहीं, अमोनिया की सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल इक्वल टू ये आया, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है 3.6 गुणे 10 के पावर -3 मोल प्रति लीटर, कोई नंबर है ये नहीं है, इसका मतलब बराबर है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपके माइनस में ये वैल्यू आई है, यानी आपका अमोनिया विलुप्त होने की दर जो है वो 3.6 गुणे 10 के पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इतना आया, बताओ आ गया कि नहीं आया? बहुत आसान सवाल, एकदम आसान। अगला जल के बनने की दर, आगे बात कर रहा जल के बनने की दर, ये दिया है, ये पूछा है, इसको निकाल लो, आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जल के बनने की दर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बहुत सही, हाँ एकदम लगे रहो, ऐसे लगे रहो। चलिए आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो सर, आ गया सर, समझ गए, बहुत अच्छे भाई। यादव श्रेया पांडे ओके सर, दिव्या शुक्ला भूमिका जलाल, समझ में आ गया, देखो बहुत अच्छे समझ में आ गया, यस जी सर। सोनी सिंह क्या है, समझ में आ गया, हाँ। मनोज कुमार, काजल कुमारी, साक्षी बच्ची, बहुत अच्छे, सब अच्छे बच्चे आ रहे हैं। हाँ सुशील मौर्य जी सर, बिल्कुल समझ गए सर, बहुत अच्छे। अभी जाना नहीं है मेरे भाई, अभी जाना नहीं है, हाँ तितली उड़ेगी नहीं, अभी जाना नहीं है, आपको समझना है ना। आगे देखते हैं, ये आया तो ये दूसरा लगा ले जाओगे कि नहीं लगा लोगे, बताओ ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अब की बार इसके बराबर करना है, आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, 1/6 जल परिवर्तन मतलब H2O की सांद्रता बटे समय अंतराल बराबर 1/4 क्या लिखेंगे, सांद्रता परिवर्तन नाइट्रिक ऑक्साइड बटे समय अंतराल। हो गया, आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसको 6 को उधर कर दो, 6 को उधर करोगे तो आपका क्या आएगा, यहां से 6 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा यहां। अब आपको वैल्यू ये पता है क्या, ये वाली वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू रख दो खट से और 4 से डिवाइड कर दो, 6 से गुणा कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लग जाएगा ना, जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छे, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको लगाना है, क्या इसको आपको लगाना है, लग जाएगा सर। आ गया 5.4, बहुत अच्छे भाई। 4 9 36 9 6 54, 5.4, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर आया है। किसका आया है बाबू? हाँ ऋषभ बाबू का आया, एकदम सही आंसर आया है। चलिए बहुत अच्छे। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ नहीं लेना है। आ गया, चलिए श्रेया बच्ची का भी आ गया, बहुत अच्छे। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, ओहो सवाल आपको समझ में आ गया, इसका मतलब चलो स्क्रीनशॉट अगर हो गया तो फिर हम आगे चलें। हाँ जय अखिलेश जय समाजवाद, वाह भाई। देखो आगे क्या है, अगला स्लाइड, अगला टॉपिक क्या कह रहा है। अगला टॉपिक आपको कुछ ये बताना चाहता है, प्रभावित करने वाले कारक। क्या प्रभावित करने वाले कारक? किसको प्रभावित करने वाले भाई? अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक है ना। देखिए अभिक्रिया का वेग जैसे मान लेते हैं, वेग जो हमारा है आई क्या है, सांद्रता है, सांद्रता परिवर्तन होता है ना। मैं क्या लिख रहा हूं देखो, सांद्रता परिवर्तन है ना, सांद्रता परिवर्तन लिखोगे? हाँ सर लिखेंगे। बटे समय अंतराल लिखोगे? हाँ लिखेंगे सर, समय अंतराल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब बताओ अगर आपकी अभिक्रिया वेग जो है, जो दर है, वो बदलेगा कब बदलेगा? जब सांद्रता में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, जब समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तो आपका वेग क्या होगा, बदलेगा। चाहे ये बदले चाहे ये बदले, दोनों में से कोई एक बदलेगा तो क्या होगा, वेग बदलेगा, है ना। यानी कि भैया वेग परिवर्तन जो है ना, वेग में परिवर्तन
वेग में परिवर्तन सांद्रता के कारण भी आएगा। वेग में परिवर्तन क्या होगा भैया, सांद्रता में परिवर्तन। जब सांद्रता में परिवर्तन होगा तब तुम्हारी जिंदगी में भी परिवर्तन आएगा। और आगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा समय अंतराल, समयांतराल है ना, या समय में परिवर्तन भैया, समय में परिवर्तन ऐसे लिख लो, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। चलो अब देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब है कि अगर आपका वेग बदल रहा, दर बदल रहा, तो बदलेगा तो भैया चिंता है किसी बात की, किसकी, सांद्रता की और समय की। अगर आपका समय बदल रहा किसी कारणवश, अब क्रिया हो रही है जो, वो हो सकता है अब क्रिया किसी कंडीशन में जल्दी हो जाती है, किसी कंडीशन में समय ज्यादा लग जाता है, तो अब क्रिया का वेग क्या बदल गया। हो सकता है सांद्रता परिवर्तन कुछ कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी कम होता है, तो अब क्रिया वेग फिर बदल गया। अब इन दोनों परिवर्तन को कैसे हम हैंडल करेंगे, देखो इन दोनों का परिवर्तन कैसे कैसे होगा, आ जाओ। इन दोनों का परिवर्तन होता है पहले अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता। अरे भाई अभिक्रिया की सांद्रता की बात करें अगर, तो सीधा सीधा समानुपाती क्या होगा, जो दर आपका है वो क्या है, वो क्या है, सांद्रता परिवर्तन, यानी सांद्रता के समानुपाती है, सांद्रता के क्या है भैया, समानुपाती है। अगर ये बदला तो ये भी बदलेगा, अगर ये घटा है ना, अगर ये घटा तो ये भी घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। अरे भाई सांद्रता आपकी क्या है, अगर तनु है, सांद्र है, अब मतलब क्या है, प्रकृति उसकी कुछ और है, तो सांद्रता अगर बदल रही है तो सांद्रता सपोज दैट बढ़ रही है तो अब क्रिया वेग क्या होगा, बढ़ेगा। सांद्रता अगर घट रही है तो अब क्रिया वेग क्या होगा, घटेगा, बस और कुछ नहीं। अगला क्या है, अगला ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जैसे मान लेते हैं आपने एक बार, ताप का प्रभाव, आपने चीनी को पानी में गलाया, मतलब ठंडे पानी में, यहां क्या लिखेंगे हम, ठंडा पानी, 551 मत समझना, 600, ठंडा पानी है ना, ठंडी अवस्था में इसको गलाएं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, है ना, हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना। लेकिन ये पहली कंडीशन, इसकी अपक्रिया दर जो है, उसकी अपक्रिया दर जो है वो दर 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 क्या है, वो अपक्रिया दर क्या है, R1 है, हो गया। दूसरी कंडीशन, अगर मैं इसी को आप एक्सपेरिमेंटल है समझिए, ये सारी चीजें महसूस करना, इसी को मैं गर्म पानी में कर दूं तो भी आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। लेकिन बात आती है कि सर बनेगा तो, लेकिन इसका जो दर होगा ना वो बदल जाएगा, मतलब R2 हो जाएगा। अब R2 हो जाएगा तो ये बताओ कि गर्म पानी में चीनी जल्दी गलेगा या ठंडे पानी में चीनी गलेगा, बताओ जल्दी से। गर्म पानी में चीनी जल्दी गलेगा या ठंडे पानी में चीनी जल्दी गलेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। सुशील जी गधे, अभी पीटेंगे तुमको हम, जल्दी बताइए, क्या गर्म पानी में चीनी जल्दी गलेगा या ठंडे पानी में जल्दी गलेगा, आप बताइए। हॉट वाटर में, बिल्कुल श्रेया बच्ची सही कह रहे हैं, हॉट वाटर में। और आपका क्या है, और किसका आया, हाँ जल्दी से, और चलिए आगे चलते हैं। हाँ सब लोग का आ रहा है कमेंट सर, बिल्कुल, हाँ देर तक पढ़ाइए, अच्छा देर तक पढ़ाएं, बेस्ट केमिस्ट्री, चलिए बहुत अच्छे, शुक्रिया। देर तक पढ़ाने में कब मजा आता है, जब बच्चे पूरे टिके रहते हैं। जैसे आपका होता है 1.5 घंटे 1 घंटे ओवर, तैसे क्या भागना शुरू हो जाता है, नींद आती है, किसी का एमबी खत्म होता है, किसी कुछ होता है, सबसे ज्यादा तो नींद आती है। कहते सर नींद आ रही, चले, ऐसा लग रहा है कि इनकी ट्रेन छूटी, मतलब ये बेकार की चीजें, ऐसा लगता है बेकार की चीजें, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आपको सोचना है। हाँ गर्म पानी में क्या होगा, जल्दी गलेगा, बहुत अच्छे। तो बताओ जब गर्म पानी में जल्दी गलेगा तो इसकी सांद्रता परिवर्तन ज्यादा होगी, जब सांद्रता परिवर्तन ज्यादा होगी तो अपक्रिया जल्दी होगी, अपक्रिया जल्दी होगी तो इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि R2 जो है इज ग्रेटर देन R1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब है ताप अगर बढ़ेगा तो अपक्रिया दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। ताप अगर बढ़ेगा, है ना,
अपक्रिया दर, अपक्रिया दर प्रोपोर्शनल किसके है, ताप के, है ना। ताप अगर बढ़ा तो अपक्रिया भी क्या होगी, बढ़ेगी। ताप अगर घटा तो अपक्रिया भी क्या होगी, घटेगी। बस और कुछ नहीं। अगला आपका जो उत्प्रेरक की उपस्थिति, आपने उत्प्रेरक को देखा था ना, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि गांव में जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा टांग लड़ा रहा है, उनमें क्या कर रहा है, उनको चढ़ा रहा है, या तो झगड़ा को तेज करेगा या तो झगड़ा को स्लो करेगा, यही होता है। तो तीसरे का काम क्या होता है, झगड़े को तेज करना या तो कम करना। ऐसे हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, ऐसे हमारे पास उत्प्रेरक होते हैं। अपक्रिया में अगर मिल जाएंगे तो अपक्रिया में वो पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अपक्रिया को या तो तेज कर देंगे या तो स्लो कर देंगे। क्या, अपक्रिया को या तो तेज कर देंगे या तो अपक्रिया को स्लो कर देंगे। यानी ए चेंज टू प्रोडक्ट, ऐसे लिखो, रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, मतलब क्या, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये क्या है, आपका उत्पाद है। सपोज दैट ये हम कोई अभिक्रिया ले लिए। उत्प्रेरक रखने के दो कंडीशन, उत्प्रेरक रखने के दो कंडीशन। पहला यदि उत्प्रेरक धनात्मक हो, क्या, धनात्मक हो, क्या, धनात्मक हो, तो अपक्रिया क्या होगी, तेज होती है ना। तब अपक्रिया तेज होती है, बस तेज होती है। मतलब प्लस सोचने वाला अगर बंदा रहेगा तो झगड़े को क्या करेगा, जल्दी से शांत कर देगा, जल्दी समाप्त कर देगा। तो अपक्रिया जल्दी पूर्ण होती है, जल्दी समाप्त होती है, जल्दी होती है, तेज होती है। हो गया। दूसरा कंडीशन, यदि उत्प्रेरक ऋणात्मक होगा, यदि उत्प्रेरक ऋणात्मक हो तो भैया तब क्या होगा, तब अपक्रिया मंद होगी। क्या होगी, मंद होगी, है ना। तब अपक्रिया मंद होगी। इसका मतलब है इसकी अपक्रिया जो दर होगी वो क्या होगी, R1 होगी, और इसकी अपक्रिया दर जो होगी वो R2 होगी। अब आपको बताना है कि अगर हमारे पास अपक्रिया कोई हो रही है और हम उत्प्रेरक को मिला देते हैं तो अपक्रिया अलग हो जाएगी। अगर उत्प्रेरक धनात्मक है तो अपक्रिया तेज हो जाएगी, अगर उत्प्रेरक क्या ऋणात्मक है तो अपक्रिया क्या होगी, स्लो हो जाएगी। और अगर अपक्रिया का जो दर था, मेन दर, वो पहले R था। पहले कंडीशन में हमने देखा जब मिलाया तो उसका R1 हो गया, दूसरे कंडीशन में R2 हो गया। अब अगर बात की जाए, इस दर की बात की जाए, अगर ये दर इन दोनों की रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है तो वो देखना ध्यान से। ऐसे लिखो R, आराम से, अगर ये है तो अपक्रिया तेज हो गई, उसका मतलब R1 तेज हो गया, R1 तेज हो गया R2 से, मतलब क्या, R1 तेज हो गया R से। और अगर हमारे पास ये है, मतलब अपक्रिया मंद है, तो ये क्या होगा, R2 R से क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब यहां कर दो R2 हो गया। यानी कि आपका जो ये संबंध बना, ये बना कि ये नॉर्मल अपक्रिया थी, ये जो R है ये नॉर्मल अपक्रिया वाली है, इसकी अपक्रिया दर क्या R थी। हमने अब उत्प्रेरक मिलाना शुरू किया, दो तरह का उत्प्रेरक, एक बार हमने धनात्मक मिलाया, एक बार हमने ऋणात्मक मिलाया। धनात्मक मिलाया तो उसकी अपक्रिया दर R है, R1 है। क्यों, क्योंकि ये तेज अपक्रिया हो रही है, अब तेज हो रही है तो ये जल्दी बदल रहा है, इसका मतलब ये R1 इससे ज्यादा होगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R। हो गया। अगर हम उत्प्रेरक ऋणात्मक मिला दिए तो अपक्रिया क्या होगी, स्लो हो जाएगी, तो ये R2 जो है इससे क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब वो ज्यादा होगा, यानी R इज ग्रेटर देन R2 या R2 इज लेस देन R पढ़ो। हो गया, यानी ये संबंध बनेगा। तो आपकी अपक्रिया दर जो है, यानी अपक्रिया दर क्या पता चला यहां से, अपक्रिया दर जो है, अपक्रिया दर वो क्या, समानुपाती उत्प्रेरक के है, जैसा उत्प्रेरक होगा वैसा काम करेगा, अगर वो बढ़ा तो वो भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी बढ़ा। बताओ आप समझ में आया ये टॉपिक, जल्दी से, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्दी से क्लियर हो गया। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, क्लियर है सर, जल्दी से अगर आप सबको क्लियर हो गया तो फिर आगे चलें। हाँ सर, एकदम सर, एकदम। हाँ कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो गायब, वो गधा है, वो घूमेगा, है ना, वो बर्बाद तो है ही। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, ऐसे आपको समझना है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको समझना है। हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं, एक कंटेनर ले लिए, 3 कंटेनर ले लिए, है ना। 3 कंटेनर लेने के बाद इसमें 3 तरह का कण भर दिए, 3 तरह का कण भर दिए। क्या? पहला, थोड़े बड़े बड़े कण, बड़े बड़े कण हैं, बड़े बड़े कण है इसमें, है ना। जल है मतलब पानी भरा हुआ है, या फिर ऐसे करो यार, पानी ले लो, पानी, है ना, पानी आपको लेना ही पड़ेगा, पानी इस तरह से। हो गया। इसमें अब हमें पानी भरना है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी भर रहे हैं, ये सब पानी है ना, पानी है। हो गया। अब हम क्या करें, इसमें हम बड़े बड़े कण घोल रहे हैं, इसमें हम बड़े बड़े कण घोल दिए। हो गया। अगला, मैं यहां भी पानी भर दिया, यहां भी पानी मैंने भर दिया, यहां भी पानी भर दिया, चल भाई भर जा भर जा। हो गया। यहां भी पानी भर गया। हो गया। यहां भी मैं पानी भर दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कहीं जाना नहीं है। हो गया। हमने क्या किया, पानी भर दिया सब में। पानी भरने के बाद अब हम क्या करें, कणों को घोल रहे हैं। इसमें बड़े बड़े कण, इसमें थोड़ा सा छोटा, इसमें थोड़ा सा छोटा कण आ गया, इसमें थोड़ा सा छोटा कण आया उससे, है ना, इसमें थोड़ा सा छोटा कण आ गया, और इसमें जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिसा हुआ कण डाल देते हैं। चलो, इसमें हम जो कर रहे हैं उसमें बारीक कण, पिसा हुआ कण, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पाउडर डाल दिए, पाउडर, है ना, पाउडर डाल दिए, पाउडर। तो ध्यान से सुनना है, ये क्या है, बड़े कण के साइज, है ना, बड़े साइज के कण, बड़े साइज के कण, है ना, छोटे साइज के कण, छोटे साइज के कण, ध्यान से सुनना। और ये क्या है, पाउडर, पाउडर है। हो गया। अब जरा ये बताना, कौन जल्दी विलीन होगा, पाउडर विलीन होगा जल्दी से, या फिर बड़ा कण होगा, या छोटा कण होगा, आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए, आपको कौन सा पाउडर जल्दी विलीन होता हुआ दिखाई देगा, मतलब कौन सा विलेन जल्दी बनेगा, है ना। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसका जल्दी से विलेन हो जाएगा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हाँ, चलिए, मोबाइल पेरेंट्स पढ़ने के लिए देते हैं, वो समझ में नहीं आ गया, कितना समझाया गया लोगों को कि जिस उम्मीद से पाल रहे हैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करो, लेकिन कोई नहीं समझता ना, सब बतियाने में बजे रहते हैं। वाह, ऐसा लगता है जिंदगी की असली मजा यही है, असली सुख यही है, जो बातें कर लेंगे, बातें करने से मिल जाएगा, हमको बहुत आनंद आएगा, है ना, गधे। हाँ, चलिए, ये क्या है आपका, पाउडर जल्दी विलीन होगा, सबसे जल्दी क्या होगा, पाउडर होगा। इसका मतलब इसकी अपक्रिया क्या है, आर है, R1 है, इसका R2 मान लो, इसकी R3 मान लो, सबसे जल्दी वही विलीन होगा, सबसे जल्दी विलीन होगा। अब यहां से क्या पता चला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कण की साइज की बात करें तो जितना ज्यादा साइज होगा उतने ज्यादा कम विलीन होगा, उतने अपक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी, है ना। यानी अपक्रिया की दर जो होती है, अपक्रिया की दर प्रोपोर्शनल 1 कण की साइज, है ना, कण की साइज पर डिपेंड करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती, 1 व्युत्क्रमानुपाती। अगर कण की साइज बढ़ेगी तो अपक्रिया की दर क्या होगी, घटेगी, अगर कण की साइज घटेगी तो अपक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। इसके आधार पर इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा भैया, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, मतलब सबसे कम ये होगा, है ना, सबसे कम ये होगा, सबसे ज्यादा वो होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, सीधा बच्चा यहां कोई नहीं है, जल्दी से देखो अगला क्या होगा आपका, अभिकारकों की प्रकृति। अब अभिकारक की प्रकृति की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास एक कंटेनर अलग से है, एक कंटेनर अलग है ना, इसका जलीय विलयन जो है, इसके जलीय विलयन में
इसके जलीय विलयन में हम पहले पानी भर दें, पहले तो पानी भर लें, पहले तो पानी भर लें। पानी भरने के बाद देखते हैं क्या है, इसमें 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 हम पानी भरते हैं। हो गया, हो गया। अब देखो, अब अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हो गया, ये आ गया, पानी हमने भर दिया। पानी भरने के बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक देखिए अभिकारकों की प्रकृति की बात कर रहे हैं। अभिकारक हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। क्या होता है? प्रबल एक होता है, पहले तो एक होता है वैद्युत अपघट्ट होता है, एक होता है क्या वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट, अपघट्ट, और दूसरा जो होता है अनअपघट्ट, है ना, अनअपघट्ट, मतलब जो विद्युत में ना टूटे, विद्युत प्रवाहित करने से ना टूटे, ये टूट जाए। और ये होता है दो प्रकार का, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, है ना, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। इसका मतलब है कि हमें इसी बात को समझना है। प्रबल ये होता है अनअपघट्ट, ये होता है वैद्युत अपघट्ट। अगर हम इसको डालते हैं पानी में तो ये क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से टूट जाएगा। ठीक है, टूटेगा NaCl के रूप में। सपोज दैट एक बार A-B मिलाते हैं जो प्लस और माइनस में टूट सकता है, और यहां हम क्या मिलाते हैं, केवल A मिलाते हैं जो टूटेगा ही नहीं, A2 है जो टूटेगा ही नहीं। ये क्या अनअपघट्ट है। तो कहने का मतलब कि जो टूटेगा नहीं वो उत्पाद कैसे देगा। जैसे आप इसमें पत्थर मिला दो, मिट्टी मिला दो, तो वो पानी का पानी दिखेगा, मिट्टी का मिट्टी दिखेगा, मतलब कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसमें आप चीनी मिला देते हो तो वो टूट जाएगा, वो शरबत बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अपक्रिया इसमें होगी, उसमें अपक्रिया होगी नहीं। तो जब अपक्रिया होगी नहीं तो उसका अपक्रिया दर भी नहीं होगा, इसका अपक्रिया दर होगा। यही बात आ गई कि जो हम मिला रहे हैं पानी में उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो हमारा वैद्युत अपघट्ट है तो अपक्रिया दर होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। हाँ, अब एक बात और आती है, अगर वैद्युत अपघट्ट में दोनों वैद्युत अपघट्ट हो जाए और उसमें से एक प्रबल हो एक दुर्बल हो, तो प्रबल जो होगा वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। जैसे प्रबल जो होता है वो NaCl होता है, ये टूटता है Na+ और Cl- में, और दुर्बल जो आपका होता है वो CH3COO- होता है, मतलब CH3COOH यानी एसिटी कम होता है जिससे माइनस, ये प्लस। ये क्या होता है, दुर्बल होता है। और जब दुर्बल होता है तो ये कम टूटता है, ये ज्यादा टूटता है। यानी जो ज्यादा टूटेगा, जो जल्दी टूटेगा वो पूरी तरह से अपक्रिया को पूर्ण करेगा, जो कम टूटेगा वो अपक्रिया को कम करेगा। यानी ये मान लो R1 और ये मान लो R2। अब बात आती है कि सर इसके आधार पर इसकी जो वैल्यू है वो R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा। क्यों? क्योंकि ये अपक्रिया प्रबल है, ये जल्दी टूटता है, इसलिए इसका दर जो होगा, इसका जो रेट होगा वो जल्दी होगा, जल्दी बनने की दर होगी। ये क्या होगा, कम होगा। जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होगा तब, और जब प्रबल होगा तब। ध्यान से सुना। इसका मतलब हमारा जो अपक्रिया दर है वो दर किसके समानुपाती है, किसके, प्रकृति के, है ना, प्रकृति के समानुपाती, मतलब किसके, अभिकारक की प्रकृति के। इस बात को ध्यान देना, अभिकारक मतलब जो मिला रहे हैं, जो मिला रहे हैं। क्लियर? हाँ हाँ, AgCl प्रबल, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। AgCl वो तो लवण आ गया, लवण ये भी है आपका। NaCl लिखा सबसे ज्यादा प्रबल होता है। क्लियर? हाँ, चलिए बहुत अच्छे, आपको समझ में आ गया। यानी कि ये सीधा सीधा उसके समानुपाती, अगर ये बढ़ेगा भैया तो ये भी बढ़ेगा। हो गया? चलो आगे चलते हैं। अगला, प्रकाश की उपस्थिति। स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं लिए थे? ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं कहोगे सर जी स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिए। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, जल्दी से आ जाओ। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है आपका, प्रकाश की उपस्थिति। यानी कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जैसे H2Cl2 जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में, पहले तो बिना प्रकाश की उपस्थिति में कराओ, बिना अंधेरे में, क्या अंधेरे में, अंधेरे में कराते हो तो HCl तो बनेगा, लेकिन कुछ समय के बाद बनेगा। तो इसका अपक्रिया दर जो है वो R1 है। और इसी अपक्रिया को क्या है, प्रकाश में करा दो, प्रकाश में, तो ये अपक्रिया जो है ध्यान से देखना, इसकी अपक्रिया दर जो है R2 है।
यानी कि जब भी आप अंधेरे में कराओगे तो यह क्रिया कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगता है। और जब प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो प्रकाश से ऊर्जा लेकर के ये जल्दी से टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो आपस में क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने से एक नया उत्पाद दे देता है। यानी कि जब प्रकाश रहेगा तो जल्दी समय यानी कम समय में उत्पाद बन जाएगा, और जब प्रकाश नहीं रहेगा तो ज्यादा समय में उत्पाद बनेगा। तो अभिक्रिया दर जो होगी, इसका मतलब क्या पता चला, जो हमारी अभिक्रिया दर है, अभिक्रिया दर जो हमारी है वो समानुपाती किसके है, प्रकाश के, है ना। प्रकाश के समानुपाती अगर ये बढ़ा, अगर वो बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या पता चला, R2 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा R1 से होगा। भैया यही तो होगा। यानी कि अभिक्रिया दर हमारी प्रकाश के ऊपर भी निर्भर करती है, क्योंकि प्रकाश होने से जल्दी समय में यानी कम समय में उत्पाद बन जाता है, और प्रकाश ना होने से कम समय में उत्पाद नहीं बन पाता, कुछ समय लग जाता है। इसलिए उसकी अभिक्रिया दर क्या होगी, कुछ टाइम लगेगा, कुछ कम होगी। क्लियर? हाँ सही है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट के होगा, बिल्कुल बिल्कुल लाइट के प्रोपोर्शनलिटी होगा। आगे चलते हैं। अगला अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भरता। फिर वही बात, सांद्रता तो मैंने पहले बता दिया, सांद्रता जितने ज्यादा बदलेगा, क्योंकि अभिक्रिया दर जो होता है आपका, अभिक्रिया की दर वो आपने पढ़ा था क्या, सांद्रता के समानुपाती, है ना। सांद्रता परिवर्तन आपने पढ़ा था। हाँ सर बिल्कुल आपने बताया था, हमने पढ़ा था। और यहां पढ़ा था आपने समय अंतराल, समय अंतराल पढ़ा था आपने। समय अंतराल पढ़ने से क्या पता चला था कि ये समय को अगर नियत कर दिया जाए तो अभिक्रिया दर क्या होगी, अभिक्रिया दर क्या होगी आपकी, प्रोपोर्शनल सांद्रता के होगी, सांद्रता परिवर्तन। यानी कि जितने अच्छा सांद्रता परिवर्तन हो गया। अब सीधा सीधा सांद्रता किस समानुपाती है भैया, जब अभिक्रिया का वेग हो सांद्रता पर निर्भर करता है, तो सांद्रता जब बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। यानी सीधा सीधा आपका आ गया ये। अगला स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आगे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से सुनो। वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक क्या होता है, देखिए वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। वेग नियम में ऐसे लिखो, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर सांद्रता यानी अभिकारक के सांद्रता के, भैया सांद्रता के, अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस बात को नोट कर लेना, समानुपाती होता है। हो गया। जब समानुपाती होता है तो फिर आगे क्या होगा, समानुपाती होता है। अब समानुपाती जब होता है तो इसमें देखो ध्यान से, ये आपका सवाल ऐसे बनेगा, अभिक्रिया की दर है ना, अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। इस बात को पकड़ कर रखना, क्योंकि अगला टॉपिक पूरा का पूरा इसी बात पर डिपेंड है, इसी बात पर निर्भर है, इसी बात पर। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ए चेंज टू प्रोडक्ट, सपोज दैट ए चेंज टू प्रोडक्ट हो रहा है, तो अभिक्रिया दर क्या होगी इसकी, तब अभिक्रिया दर क्या भाई, अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दर समानुपाती क्या हो जाएगा इसकी सांद्रता, है ना। तो ऐसे लिखेंगे हम, अभिक्रिया दर को हमने किससे प्रदर्शित किया था, dx अपॉन dt, है ना, समानुपाती सांद्रता परिवर्तन A हो गया। यानी dx अपॉन dt, या फिर आप यहां dr लिख सकते हो। dr का मतलब होता है कि आपका हो जाएगा रिएक्टेंट या रिएक्शन की दर, यानी ये प्रोपोर्शनल आ गई है। अब जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यानी बेग आप लिखो, ऐसे बेग लिख लो, या तो इसकी जगह पे बेग लिखो, यहां मैं लिख देता हूं, चलो भाई मैं लिख देता हूं, बेग लिखो या फिर वो लिखो। बेग प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, और यहां लिखेंगे हम a
और ये बनता है एक सवाल, एक फार्मूला, जहां के जो होता है, जहां के एक वेग स्थिरांक है, एक वेग स्थिरांक है, जहां के क्या है, एक वेग स्थिरांक है। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर, समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करो एक बार, जल्दी से। क्या आपको समझ में आ गया? गुस्पात की सांद्रता के अनुपात को वेग स्थिरांक कहते हैं। ओहो, वही तो है, वही है, कुछ करना नहीं है, है ना। अभिकारक की सांद्रता के अनुपात नहीं, यहाँ वेग स्थिरांक वहां दूसरा है, आप उस बात को बाद में समझना। यहाँ वेग स्थिरांक दूसरा है, यहाँ दूसरा है। बिल्कुल समझ में आया? 100%। अब समझ में आ गया तो इस बात को पढ़ के रहना, क्योंकि इस पर अगला टॉपिक आपका पूरा का पूरा डिस्कस होगा। पूरा टॉपिक अगला आपका उसी टॉपिक पे डिस्कस होगा, उसी टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा, है ना। चलिए, हो गया। वेग स्थिरांक ध्यान देना, वो समीकरण होता है। अब एक समीकरण और मुझे बताने दो, यहां से एक चीज ध्यान देना। अगर आपके पास लिखा है ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी चेंज टू प्रोडक्ट बन रहा है, तो वेग जो होगा आपका, वो सभी सांद्रताओं के समानुपाती होगा। इसके यानी अभिकारक यही है ना, तो इसके सांद्रता के समानुपाती होगा। लेकिन अगर इसके आगे कोफिशिएंट है xy मान लो, चलो xy मान लो भाई, अगर इसके आगे कोफिशिएंट है तो इस कोफिशिएंट का अब की बार जानते हो क्या होता है, इसकी खोपड़ी पे चढ़ जाता है, इसकी खोपड़ी पे आ जाते हैं। यानी वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर k इंटू सांद्रता a के घाते x इंटू सांद्रता b के घाते y। यानी वेग व्यंजक में आपको जो आपका कोफिशिएंट होगा वो उधर वाली सांद्रता के घात पे लगेगा। ध्यान देना, उधर वाली सांद्रता के घात पे आ जाता है। क्लियर? अब यहां से जब आ गया तो फिर आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए, एक समीकरण मैं फिर से लिख देता हूं, जो रिएक्शन लिखना है, जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या लिख दें? चलो मान लेते हैं हम क्या करें भैया, हमने हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, क्या बन गया? जल बना। दो बार हो गया। अब क्रिया दर प्रोपोर्शनल किसके होगा? हाइड्रोजन के यानी अभिकारक के, और क्या होगा? ऑक्सीजन के। इसके आगे 1 2 है तो इसके आगे हो जाएगा 2, इसके आगे 1 है तो इसके आगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा खोपड़ी पर। तो वेग जो होगा यानी दर जो होगा वो क्या होगा? k इंटू ये हो जाएगा H2O के घाते 2 और O2 के घाते 1। जहां इसकी जो घात है वही उसकी क्या है? कोटि है, और कुछ नहीं। वो कोटि अभी आगे बताएंगे, पहले हम केवल अभिक्रिया दर समीकरण लिखना जान जाएं। अभिक्रिया वेग व्यंजक नियम जो है वो ये होता है। समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर। ओके। चलिए, हाँ अभी सबको हरा कर आगे जाना है। बिल्कुल। निधिया रानी प्लीज भाग जाइए, क्योंकि अभी हमें सबको हराना है। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया? ये बताओ, समझ में आया? अगर आपको कोई समीकरण दिया है तो अभिक्रिया का वेग व्यंजक जो होगा, वो वेग व्यंजक समीकरण जो होगा वो इस तरह से होगा, ये होगा। ध्यान देना, इस तरह से, है ना। अभी तक हम क्या करते थे? अभिक्रिया दर केवल लिखते थे, लेकिन आप वेग व्यंजक पूरा लिखेंगे, पूरा वेग का समीकरण लिखेंगे। तो वेग का समीकरण क्या होगा? सांद्रता के समानुपाती कर दो। हो गया? चलो आगे चलते हैं। ए भाई कहे नहीं आया? आ गया। ये क्या लिखा है? ये कुछ इस तरह से लिखा है, कुछ कहना चाहता है। वेग स्थिरांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग, कोई बात नहीं, वेग स्थिरांक की बात करें तो वेग स्थिरांक तो अभी आपने निकाला। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? इकाई हो जाती है। क्या? तो वेग स्थिरांक क्या होता है? सबसे पहले वेग का समीकरण जो होता है आप जानते हैं, k इंटू अभिकारक की सांद्रता, है ना। अभिकारक की सांद्रता ऐसे रखते हो, तो ये कह रहा है कि जो वेग स्थिरांक हमारा होता है, यानी ये k है, k क्या है? वेग स्थिरांक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट अपक्रिया वेग बोलते हैं। विशिष्ट अपक्रिया वेग बोला जाता है, विशिष्ट अपक्रिया वेग। ये थ्योरी क्या कह रहा है कि जो हमारा वेग स्थिरांक होता है, जब अभिकारक की सांद्रता 1 हो जाती है तो वेग के बराबर हो जाता है। देखो वेग स्थिरांक अपक्रिया के वेग के बराबर होता है, कब, जब सांद्रता 1 हो जाती है। यानी कि वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका, k इंटू 1 हो जाए। जब सांद्रता 1 हो जाए तो k का मान क्या हो जाए, वेग के बराबर हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रहा है। बताइए आप, समझ में आया? जल्दी से धैर्य बना के रखो, बस थोड़ी देर हो गया, थोड़ी देर और रुक जा भाई। हाँ बस लास्ट टॉपिक है। अरे भाई देख लो क्या स्लाइड थे आपके, 22 स्लाइड थे, है ना, 21 हो ही गया है, 22वां नंबर लास्ट है। स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके आगे कुछ नहीं है। धैर्य बना के थोड़ी देर और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। क्या है आपका, वेग नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया में अंतर, है ना। द्रव्य अनुपाती क्रिया में नियम, देखिए जो वेग नियम होता है, वेग नियम में जो वेग होता है, वेग नियम में अभिक्रिया का वेग है ना, सांद्रता के, मतलब किसके, अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, जबकि ध्यान से सुनना, जबकि है ना, जबकि द्रव्य अनुपाती क्रिया में, है ना, द्रव्य अनुपाती नियम में अभिकारक और भैया उत्पाद की सांद्रताएं है ना, बराबर होती हैं। ये हो गया बराबर होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बराबर होती हैं। अब बराबर होती भैया तो हम क्या क्या करेंगे, हम जानते हैं। जैसे एक समीकरण ले लें, एक समीकरण कौन सा ले लें भाई, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। अगर टूट रहा है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें वेग नियम में आप क्या लिखोगे, वेग बराबर के सांद्रता परिवर्तन कैल्शियम कार्बोनेट का, ये लिखोगे, है ना। वेग नियम में ये लिखोगे भाई पहले पॉइंट पे। दूसरा, द्रव्य अनुपाती नियम में क्या लिखोगे, द्रव्य अनुपाती नियम में क्या लिखोगे, द्रव्य अनुपाती नियम में, है ना, द्रव्य अनुपाती नियम में क्या लिखोगे, उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, मतलब दोनों बराबर करना है। क्या लिखेंगे, अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक ऐसे लिखो, चलो हटाओ, CaCO3 का द्रव्यमान बराबर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का द्रव्यमान, ऐसे तो लिखोगे बस, और कुछ नहीं। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, अंतर हो गया। यही बात कहा है कि अंतर पूछ रहा था। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बस जानवी बच्ची, मैं समझ गया आप लोगों को परेशानी हो रही है, नींद आ रही है, हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, है ना। मुझे भी तकलीफ है, मुझे भी नींद आ रही है, भूख लगी है, दर्द हो रहा है पेट में, है ना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो भाई। जब हम इतना परेशानी झेल रहे हैं आपके लिए, तो आप भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आ गया समझ में, फिर चलते हैं। एक बार कमेंट कर दो कि आज का सेशन पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से, क्योंकि आज का टॉपिक लास्ट वाला क्या था, थैंक यू लिखा है ना। तो जल्दी से बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फटाक से कमेंट कर दो कि भैया सर आप में समझ में आ गया है, मैं आगे चलता हूं, कल पढ़ूंगा। कल जेई की नीट की क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर है, जो कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जेई नीट की क्लास में क्या है ना। चलिए आपका लास्ट ये सेशन था, और जेई नीट की क्लास का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चल रहा है उसका कल लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आइए, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए तो आज का सेशन पूरी तरह से अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं।
आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं पूरा सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। ऐसी जगह आप हैं कि जहां आपको लास्ट में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, बिना बोले आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का रखना, अच्छे से रहना, मस्त रहना, माँ बाप की सेवा करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।